हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हेमंत। मैं एस एस सी जी एल 2022 से डबल में सेलेक्टेड हूँ। जो डबल आता है वो कैग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एस एस सी जी एल की मोस्ट अंडररेटेड पोस्ट, जिसे बोलते हैं डी डिविजनल अकाउंटेंट। ये ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको रियल में ऑफिसर वाली वाइब आएगी कि मतलब और डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको डिक्टेट करने के लिए यूपीएससी जो यूपीएससी सेलेक्टेड लोग होते हैं ना, वो आपको डिक्टेट करते हैं कि आपको ये काम करना है। लेकिन इसकी डिविजनल अकाउंटेंट की वर्क प्रोफाइल है वो फुली इंडिपेंडेंट है, मतलब आपके ऊपर कोई नहीं है। तो मतलब आप अपने ऑफिस के राजा हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगता है जाता है जॉब में, और ये स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्क करता है। तो उस ऑफिस का हेड वही रहता है, तो मतलब ये राजा वाली नौकरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हेलो गाइज, आज बात करने वाले डिविजनल अकाउंटेंट इन सीएजी। तो सीएजी देखते हैं सीएजी क्या होता है हमारा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में आती है। तो ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। तो इसका ये लोगो होता है सीएजी का। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये फुली इंडिपेंडेंट रूप से काम करता है, मतलब आपके ऊपर कोई आपको ये डिक्टेट करने वाला नहीं होता कि आपको मतलब ऑडिट कैसे करनी है, वो सारी चीज़। तो आप ऐसे इंडिपेंडेंटली काम करने वाले डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपके पास कितनी पावर होगी कि आपको मतलब कोई आपके काम में नोक झोंक करने वाला नहीं होगा। तो आज की वीडियो को देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम देखेंगे डीए की फुल जॉब प्रोफाइल, वैकेंसी एंड कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर, इस जॉब के प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या हैं, और कौन कौन से ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी, और ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग का क्या सिस्टम रहता है, ट्रांसपेरेंट पर्स वगैरह देखेंगे, और पावर्स देखेंगे। और मैं लास्ट में देखेंगे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि डीए के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले क्या होता है, डीए होता है ना, ये ग्रुप बी में आता है और एक नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। तो पे लेवल ये 6 में आता है, गलती से टाइप हो गया। और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इसका बेसिक पे होता है 35,400 रुपीज़। तो बात करते हैं डीए की सैलरी की। तो इसका बेसिक पे होता है 35,400। और जो डीए है, जो डियरनेस अलाउंस है, ये कोई डिविजनल अकाउंट नहीं है। तो ये डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो ये हो गया, मतलब जो वर्तमान में इसकी रेट चल रही है वो 53% ऑफ बेसिक पे। तो ये इतना कैलकुलेट हो गया, इतना आ गया। एच आर ए जो एक्स सिटी होती है उसमें एच आर ए 30% मिलता है, वाई सिटी में 20%, और जेड सिटी में 10% एच आर ए मिलता है। तो यदि आपकी एक्स सिटी में पोस्टिंग है, ये तो रेयरली होता है कि इसमें जनरली वाई और जेड सिटी में पोस्टिंग होती है आपकी, लेकिन फिर भी मैंने मतलब एक्स सिटी के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो एच आर ए 30% से इतना आ जाएगा। फिर एच आर टी ए होता है जो मतलब ये 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे होती है। इनके लिए मतलब ट्रैवल अलाउंस होता है ना, वो 36 रुपये मिलता है, ये फिक्स रहता है। तो डी ए टी ए कितना बनेगा, ये इतना बनेगा। तो आपकी ग्रोस सैलरी बनोगी यदि आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो 70,000 के आसपास। और इसमें से कुल मतलब ये एनपीएस के लिए डिडक्शन हो गया 5416 रुपये बेसिक, और डीए का 10% जाता है एनपीएस में, तो वो डिडक्शन हो गया। यदि आप सीजीएचएस एरिया में हो तो 650 वहाँ का गया, और टीम होती है तो उसमें चला जाता है। तो आपकी मतलब यदि एक्स टीम हो तो इन एंड कितनी पड़ती है, 64,000 प्लस सैलरी आपकी इन एंड रहती है। यदि आपकी वाई सिटी में हो तो आपकी 60K प्लस सैलरी रहने वाली है, और यदि आप जेड सिटी में पोस्टेड हो तो 57,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। ये क्या एस एस सी जी एल की मोस्ट अंडररेटेड पोस्ट है, क्योंकि पहले मतलब इस पोस्ट के बारे में लोग जानते नहीं थे। तो पहले क्या 4600 ग्रेड पे भरते थे, उसके बाद 4200 ग्रेड पे की पोस्ट रहती थी, उनको भरते फिल करते थे। लेकिन क्या लोग अब इसकी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानने लगे, तो अब जीएसटी इंस्पेक्टर है ना, उससे पहले इस पोस्ट को फिल करते हैं। तो इतनी अच्छी पोस्ट है। और इसमें क्या है, आपको सच में ऑफिसर वाली वाइब आएगी, क्योंकि इस पोस्ट में क्या होता है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, तो वहाँ आपको मतलब वर्क असाइन करने वाले या मतलब डिक्टेट करने वाले होते हैं जो यूपीएससी से लगे हुए लोग होते हैं, जो आपको काम देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। तो मतलब आपके ऊपर कोई नहीं होता, तो इसमें बॉस नहीं होता आपका कोई भी। तो आप अपने हिसाब से काम करोगे तो आपको लगेगा कि ऑफिसर हो आप। तो ये अपने मन का राजा है, इसीलिए कहा जाता है इस पोस्ट को। और आपको सपोर्टिंग करने के लिए बहुत सारे, जैसे एलडीसी हुआ, अकाउंटेंट्स हुए, तो वो बहुत स्टेट गवर्नमेंट के जो लगे होते हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं। डीओ, एमटीएस वगैरह, पर्सनल पीयून वगैरह मिलते हैं आपको। और इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वर्कलोड बहुत ही कम होता है।
और दूसरी अच्छी बात क्या है कि रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है तो पीसफुल लाइफ रहती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें क्या है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब प्लेन बीए नहीं होता, प्लेन बीए भी हो तो वो भी चल सकता है आपका। और एज होनी चाहिए 18 से 30 साल, और मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है इसके लिए। और जो जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ और इसमें क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल नहीं होता, लेकिन इस पोस्ट में क्या कलर ब्लाइंडनेस वाले भी एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की क्या है। तो इसमें क्या है, एक प्री और मेंस इनमें बटा रहता है, प्री और मेंस। तो प्री में क्या होता है कि प्रीलिम्स होता है आपको 200 नंबर का होता है, एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब इसके कट ऑफ में मेरिट जाती है ना, उसमें आपके इसमें मार्क्स ऐड नहीं होते। तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 मार्क्स का रहता है। 1 घंटे का टाइम रहता है सभी सेक्शन के लिए, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती। और 0.25 मार्क्स मतलब 1/4 की इसमें नेगेटिव रहती है। उसके बाद क्या होता है, आपकी एक कट ऑफ जाती है, फिर आप उस कट ऑफ के बाद मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मेंस में क्या होता है, जनरल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है, मैथ और रीजनिंग आता है, 30-30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। तो मैथ 90 नंबर की हो गई, रीजनिंग 90 नंबर, और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है, मतलब इसमें सेक्शनल टाइम रहता है। फिर सेकंड सेक्शन में क्या होता है, इंग्लिश के आते हैं 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के, और जीके जीएस के आते हैं 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको। तो जनरली आपकी जो कट ऑफ है ना, मेरिट है जो इन्हीं 2 सेक्शन के आधार पर ही जाती है। ये टोटल हो गए 390 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जाएगी। तो और इसमें क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन 3 में क्या होता है, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कंप्यूटर आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और 15 मिनट का आपको टाइम होता है इसमें। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम के बाद आपकी टाइपिंग होती है। टाइपिंग में स्पीड चाहिए 27 वर्ड पर मिनट की, मतलब 2000 की डिप्रेशन आप, मतलब आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने होंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भराई जाती है, मतलब एग्ज़ाम जैसे होती है तो उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भराया जाता है। तो उसमें पोस्ट में आप जिस पोस्ट को ऊपर फिल करते हो, तो आप मान लें डिविजनल अकाउंटेंट को नंबर 1 पे फिल किया, तो आपकी यदि उतने मार्क्स है तो आपको वो पोस्ट मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डिपार्टमेंट में। पहले क्या है, एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती थी, लेकिन आजकल जो डिपार्टमेंट आपका अलॉट हुआ वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। और तो उसके बाद आप डीए बन जाओगे, और इसमें कोई ध्यान देने की बात है, कोई इंटरव्यू नहीं है इस पोस्ट में। अब बात करते हैं वैकेंसी कट ऑफ की। तो 2024 है, इसमें 100 वैकेंसी टोटल। 2023 में क्या हुआ था कि मतलब जो भी वैकेंसी आई थी, लेकिन उसके बाद नील कर दी गई रिजल्ट से पहले। लेकिन 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी 795, और कट ऑफ गई थी 325। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है, तो सोच सकते हो कितनी हाई कट ऑफ जाती है इस पोस्ट की। तो ये पोस्ट अब रियल में बहुत डिमांडिंग पोस्ट हो गई है। तो मतलब आपको यदि टारगेट करना है कि यदि ये पोस्ट, इस पोस्ट का असली मजा आएगा जब ही आता है जब आपको होम स्टेट मिलता है ना, ये तो आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको कम से कम 320 प्लस नंबर स्कोर करने होंगे, क्योंकि ये इतनी पोस्ट होने के बावजूद इसमें ये क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ गई थी। तो 2022 में कोई शिफ्ट थी, 3 तारीख की शिफ्ट थी ना, उसमें कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़े थे। तो इस चक्कर में इतनी हाई कट ऑफ जाती है, वरना इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती इसकी। तो 320 प्लस आपको टारगेट करके चलना है। और बात करते हैं इसमें जनरली क्या पोस्टिंग मिलती है, उन्हें 3 डिपार्टमेंट में मिलती है जो स्टेट के होते हैं ना, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो सुना है आपने, ये तो के बारे में तो बहुत सुना होगा आपने। फिर ये वाटर रिसोर्सेज इरीगेशन डिपार्टमेंट होता है, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। तो इन सारे डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलती है। बेसिकली मतलब डीए होता क्या है कि मान ले मेनली 3 ऑफिस होती है, जो एक तो चीफ ऑफिस जिसे सेंट्रल ऑफिस भी बोलते हैं वो होती है। उसके नीचे होती है सर्कल ऑफिस होती है, जिसे फिर उसके अंदर नीचे आती है डिवीज़न ऑफिस। तो जो पूरा डिवीज़न सेक्शन होगा ना, तो उसके आप हेड होंगे, तो उसी हेड को कहा जाता है डिविजनल अकाउंटेंट। तो बात करते हैं इसके प्रमोशन की। तो यदि आप एसएएस की एग्ज़ाम पास दोगे ना, तो आप बनोगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, AA बोलते हैं, तो वो बनोगे। यदि आप, तो उसके बाद क्या है, फिर आप सीनियर हो, फिर उसके बाद डीएजी, तो ये उसमें प्रमोशन का रहता है। लेकिन यदि आप एसएएस की एग्ज़ाम भी नहीं देते हो, तो आप डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2 बनोगे।
जो रहता है आपका 4600 ग्रेड पे का। फिर उसके बाद बनते हो डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर 1, ये रहता है 4800 ग्रेड पे का। फिर रहता है सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर, ये रहता है 5400 ग्रेड पे। ये हाईएस्ट प्रमोशन होता है इसमें, इसके बाद इस पर आप रिटायरमेंट हो जाओगे। तो आइए बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो मेनली इसमें काम क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट मान लो जैसे PWD है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको फंड देती है कि आपको मतलब आपके काम के लिए इतना फंड अलॉट किया जाता है। तो उसमें से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है सही से। उसके बाद क्या होता है, जो भी कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है तो वो इसका काम रहता है। और जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट रहती है तो वो यही कंडक्ट कराता है। और जो भी कोई फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी वगैरह है तो उनकी अच्छे से कंप्लायंस हुई है नहीं, तो ये वो सुनिश्चित करता है। उसके अलावा जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, जूनियर स्टाफ होता है, उसको सुपरवाइज करने का काम भी यही करता है। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम क्या होता है इसका, पेमेंट के वाउचर्स एंड बिल है ना, उनको वेरीफाई करता है कि कहीं कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उन्होंने ज़्यादा तो क्लेम नहीं कर दिया। और जो इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी भी इसी की होती है कि मतलब आपके साइन के बिना वो पैसा सैंक्शन नहीं होगा, कि तो उसको मतलब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिलेगा। तो इसी जॉब के इसी नेचर के कारण लोग बोलते हैं कि इसमें UTM का स्कोप है। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है कि आपको एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरह व्यवहार करना है, तो वो सारी चीज़ें देखना है। लेकिन आपको ऐसे पैसों के चक्कर में अपनी बिकना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। तो बेसिकली इसका जो वर्क प्रोफाइल है ना, वो पंचायत सीरीज देखोगे तो सचिव जैसा ही है। सचिव भी साइन करता है, तो मतलब तभी उसके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, जो भी पंचायत रहते हैं उसके करते हैं। इस जॉब के क्या क्या एडवांटेज प्रोज हैं, तो इनमें क्या है कि सबसे ज़रूरी बात कि इसमें आपको होम स्टेट मिलता है। होम स्टेट तो जैसे GST इंस्पेक्टर हुआ, इनकम टैक्स हुआ, उनमें मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उन GST इनकम टैक्स उनके ऑफिस है ना जो बड़े बड़े सिटीज़ में, वाई सिटीज़ में रहते हैं जनरली, तो X और Y सिटीज़ में रहते हैं, तो आप मतलब घर से दूर ही रहोगे उसमें भी। लेकिन इसमें क्या है, यदि आपको होम स्टेट मिलता है तो जैसे PWD हुआ, इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ, उनके ऑफिस बहुत ही नज़दीक रहते हैं, अपने घर के आसपास ही रहते हैं ब्लॉक लेवल पे। तो वहाँ आपको घर, यदि आपको होम स्टेट मिलता है तो आप अपने घर के सबसे पास पहुँच सकते हो इस जॉब में। और इसमें क्या है, रूरल एरिया पोस्टिंग होती है जनरली। Y और X सिटी, Z सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, तो ना तो ट्रैफिक होगा, ना क्राउडेड सिटी होगी, पीसफुल लाइफ रहेगी। यदि आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए तो आप ये पोस्ट को प्रेफर कर सकते हो। और जिसको यदि मतलब फर्दर UPSC या PCS की तैयारी करनी है तो उनके लिए बेस्ट जॉब है कि आपको बहुत सा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और लड़कियों के लिए भी अच्छी जॉब है, और इसमें सपोर्टिंग स्टाफ मिलता है। और में क्या होता है कि मतलब जैसे GST इनकम टैक्स हुआ, तो उनमें क्या है कि मतलब आप इंस्पेक्टर हो तो TA को वर्क असाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन मतलब उनको जनरली जो UPSC से जॉइंट कमिश्नर लेवल के होते हैं ना, तो ITO वही वर्क देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आप नीचे के जो अकाउंटेंट वगैरह है तो उनका आप काम दे सकते हैं, LDC वगैरह को। और इसमें LTC मिलता है कि साल में एक बार होम टाउन LTC मिलता है, और 4th ईयर में आपको क्या मतलब ऑल इंडिया LTC मिलता है। फिर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, CGHS वगैरह जो आप हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन सबको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। फिर दिवाली फेस्टिवल बोनस मिलता है, जनरल दिवाली पे मिलता है, तो ये 7K का अराउंड होता है, मतलब थोड़ा कम होता है 7K से। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह मिलता है, 30 EL मिलती है, 8 CL मिलती है, 2 RH मिलती है, और 20 HPL हाफ पे लीव मिलती है आपको। और सबसे ज़रूरी बात कि बायोमेट्रिक नहीं होता। तो और ये ज़रूरी बात यह है कि मतलब यदि कोई और डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो इनकम टैक्स हुआ, GST सब में मतलब करीब बायोमेट्रिक आ चुका है। हेड ऑफिस है तो उनमें तो सब में है ही है बायोमेट्रिक। लेकिन क्या है, ये इसके ऑफिस हैं जो रूरल एरिया में है, तो यहाँ बायोमेट्रिक आएगा ना तो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे अच्छा है इस जॉब के बारे में। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के क्या क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी नेगेटिव साइड है इनकी। एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जो GST इंस्पेक्टर हैं, GST इंस्पेक्टर की जितनी इसकी कट ऑफ उससे ज़्यादा उसके आसपास ही कट ऑफ जाती है, 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है GST डिविजनल अकाउंटेंट की। तो कहाँ तो 4600 जा रहे हो, कहाँ 4200 जाओगे, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आपके लिए कौन सी जॉब सूटेबल है। तो ये इसके
कौन से नहीं मान सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस जॉब में लाइफ टाइम जो वर्क प्रोफाइल रहने वाली है आपकी सेम ही रहने वाली है। जैसे बिल्स को चेक करना, अकाउंट से रिलेटेड, तो मान ले आप यहाँ एक्सपोजर बहुत कम है, मतलब जो सेम काम है वही आपको लाइफ टाइम करना है, तो ये थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। फिर इसकी सोशल रिकॉग्निशन बहुत कम है। जैसे इनकम टैक्स हुआ तो नाम लेते समझ जाएंगे कि हाँ भाई है, जानते हैं। लेकिन गांव में जाओगे जो एसएससी से रिलेटेड को जानता नहीं है तो वो इस पोस्ट के बारे में बोलेगा बाबू हुआ, बाबू वाली पोस्ट ट्रीट करेगा, भाई बाबू है कोई नहीं। फिर चौथी इसके बारे में क्या है कि मतलब जो कैग है ना वो मतलब वैकेंसी तो रिलीज कर देता है लेकिन मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बताता। तो आपके अच्छे नंबर हो फिर भी आपने पोस्ट भर दी, फिर आपको होम स्टेट मिलने का चांस पता नहीं हो लगे है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ रहती है इसमें। तो और क्या है, रूरल एरिया में पोस्टिंग रहती है तो आपको वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत पुअर क्वालिटी की मिलेगी। और चिल्ड्रन एजुकेशन, तो बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई की भी देखनी होगी ना, तो वो फैसिलिटी इतनी रहती नहीं है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे, अभी के सिनेरियो के हिसाब से मत सोचो, बहुत सारे बोलेंगे कि अभी हमारी शादी नहीं हुई, तो लेकिन कभी ना कभी तो शादी होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी से सोचनी पड़ेगी यदि आपको लाइफ टाइम ये जॉब करनी है तो। और जो स्टेट ऑफिस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं रहता। और दूसरी जो जो स्टेट आपको मिलेगा ना, तो उसमें हर 3 साल में स्टेट में घुमाया जाएगा, मतलब हर 3 साल में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। और जो इसकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है ना वो टफ मानी जाती है, मतलब सीएजी के अंदर जो भी होती है ना, AA हुआ, SAS की एग्ज़ाम हुआ, इसके लिए DAG के एग्ज़ाम होता है। तो वो सारी एग्ज़ाम है ना जो ये टफ होती है। डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्ज़ाम होती है इसके DA के लिए, वो पास करना होता है तभी आपको मतलब फाइनल पोस्टिंग होती है आपकी किसी भी सेक्शन डिवीज़न में। तो उसके लिए ये बहुत टफ एग्ज़ाम होती है SAS की तरह ही। और ये तो वही गया कि लोग हैं ना वो आपको बाबू की तरह करते हैं डिविजनल अकाउंटेंट ट्रेनिंग के बारे में। तो मान लें आपको एक बार आप DA बन गए, उसके बाद क्या होता है कि मतलब 3 से 6 महीने के भीतर आपको मतलब AG ऑफिस में बुलाया जाता है 10 महीनों के लिए। तो वहाँ आपकी क्या है 3.5 महीने स्कूल टाइम में नहीं होती, तो वैसे क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, वहाँ आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद क्या होते हैं 4 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें ये अकाउंट सेक्शन होते हैं ना AG ऑफिस के, तो इसमें भेजते रहते हैं डिफरेंट में। तो कभी आपको पेंशन सेक्शन भेज दिया, कभी फंड सेक्शन भेज दिया, कभी अकाउंट डिवीजन भेज दिया, तो इसी प्रकार भेजते रहते हैं। उसके बाद क्या होती है आपकी थियोरेटिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या है आपको PWD इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर देते हैं, इसके साथ 4 महीने के लिए इरिगेशन के साथ 3 महीने के लिए जनरली। सही मान लें आपने 1 साल की आपकी मतलब सर्विस हो जाएगी, तो उसके बाद आप DAG एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्ज़ाम। तो आपकी मतलब DAG एग्ज़ाम क्लियर हो गई और आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही रहती है मतलब PWD और इरिगेशन डिपार्टमेंट साथ आपको अटैच किया जाता है, वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको आपका डिवीज़न अलॉकेट होता है जिसका आपके पास पूरा चार्ज रहता है, फुल चार्ज। तो फुल चार्ज रहता है आपके पास उस डिवीज़न का जो आपको अलर्ट रहता है। तो उसके बाद आप अपना काम करने, जैसे जॉब प्रोफाइल में बताया था वैसे आप काम करने स्टार्ट कर जाते हो, मतलब आप ऑफिस के इंचार्ज हो जाते हो उस टाइम का। इसमें क्या है कि यदि DA है वो DAG एग्ज़ाम को 2 साल के अंदर पास नहीं कर पाता प्रोबेशन पीरियड के अंदर, तो क्या प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता इसका। तो उसके बाद यदि आपको जब तक एग्ज़ाम पास नहीं होगी ना आपकी, तब तक आपका प्रोबेशन पीरियड है ना वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। तो मतलब ये आपको एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी हो तभी आप कंफर्म होगे इस जॉब में, नहीं तो प्रोबेशन पे रहोगे। तो इसमें मेनली 6 पेपर होते हैं DAG एग्ज़ाम में। तो ये अकाउंटेंसी के ऊपर होता है, ये फिर इसके मतलब मटेरियल मिल जाते हैं तो आपको मतलब पेपर निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप इजीली पास कर जाओगे इनमें। ये तो नीचे के 2 पेपर है, ये तो रीजनल लैंग्वेज का है। नॉर्थ वाले अपने जो स्टेट है उनमें सब में हिंदी रहती है जनरली, तो ये पास कर लाओ। ये 2 पेपर तो ईजिली निकल जाएंगे, इनके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो ईजिली निकल जाते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है इन पेपर में। तो इतना ही था इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। बात करते हैं मतलब इसमें मेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में कि लोगों के क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि इसमें सर ट्रांसफ़र रहता है या नहीं रहता। तो इसमें ट्रांसफ़र रहता है कि मान ले कि इसमें क्या है आपको मतलब कोई भी डिपार्टमेंट मिल गया, जैसे PWD हुआ, PHED हुआ, तो इनमें क्या इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र भी होते हैं मतलब। और उसके अलावा जो भी स्टेट या आपको जोन मिला है तो उस जोन के अंदर भी ट्रांसफ़र होते हैं, हर 3 साल में ट्रांसफ़र होते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मतलब इसमें वर्कलोड कितना रहता है। बात करते हैं इसमें वर्कलोड कितना है। तो मैं खुद 2 डिपार्टमेंट में काम कर चुका, मैं अब CAG में काम कर रहा हूँ और पहले मैं इनकम टैक्स में काम कर चुका हूँ। और हमारे जो बिल्डिंग है BSNL बिल्डिंग में हमारी ऑफिस है, तो उसी में क्या है GST का ऑफिस भी है। तो वहाँ भी GST का पता है कि बाकी सब डिपार्टमेंट है ना, सबसे कम वर्कलोड इसी जॉब में है। जो सारे SSCGL की जो सारी जॉब है ना, उनमें सबसे कम वर्कलोड बस इसी जॉब में है। और लास्ट क्वेश्चन रहता है कि मतलब ये UPSC या PCS स्टेट PCS के लिए कैसी जॉब है। तो उनकी यदि आपको तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप इस मैंने एक बात बोली ना इस जॉब के बारे में, आप अपने मन के राजा हो। आपका मन करेगा तो जाओगे, जब आपका मन करेगा, जब मन करेगा निकल सकते हो, वहीं रह के पढ़ सकते हो। तो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस जॉब में आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलता है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में यदि SSCGL की कोई जॉब है जिसमें आपके सपने नहीं होते कि हम जाएंगे, हमको सब सर करके बोलेंगे, तो इनिशियल फेज में सबसे अच्छी जॉब यही है जिसमें आपको ट्रूली ऑफिसर वाली फीलिंग आएगी। तो यदि आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं और आपको होम स्टेट मिल रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।